Hello students and welcome back to the second video of our commerce series. Name of today's topic is Nature and Purpose of Business Part 2 which is presented by me Shelly ma'am. Guys, आपको याद होगा कि हम लोगों ने इसी सीरीज़ का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का जो पार्ट 1 किया था उसमें लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ और टॉपिक्स को हम लोग इस पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. हम लोगों का जो पहला टॉपिक है गाइस वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या फीचर है. लेकिन रोल को समझने से पहले हमें प्रॉफिट को समझना ज़रूरी है. इन सिंपल टर्म्स प्रॉफिट कैन बी कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल बेनिफिट. ओके, प्रॉफिट कैन बी कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल बेनिफिट. बेनिफिट का क्या मतलब हुआ? लाभ, फायदा. और फाइनेंशियल का मतलब क्या हुआ? किसी तरीके का पैसों से रिलेटेड लेन देन, फाइनेंस, मनी. यानी कि जब मनी का लाभ, पैसों का लाभ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल बेनिफिट. ठीक है, अब ये फाइनेंशियल बेनिफिट जो है इसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं. द फाइनेंशियल बेनिफिट, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट. अब ये जो प्रॉफिट है ये मिलता कैसे है, थोड़ा उसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं. गाइस, when your revenue, ध्यान से समझिएगा, when your revenue is greater than your expenditure, ठीक, आपने जो खर्चा किया है और आपको जो कमाई हुई है, तो आपकी जो कमाई है वो आपके खर्चे से ज़्यादा होती है. when your revenue generated is higher than the expenditure, then the condition is known as profit. Profit is a situation where the revenue generate is higher than the expenditure. Okay, एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फर्म डाली है और आप उसमें साबुन बनाते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोप. तो जो सोप आप बनाते हैं उसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पड़ा 7,000 रुपीज़. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब इसकी जो फाइनल वैल्यू है, आपने जितने भी सोप बनाए, मान लीजिए आपने 1,000 सोप बनाए हैं, तो इनकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपको पड़ी 7,000. मतलब आपका जो एक्सपेंडिचर था वो कितना हो गया? 7,000. ठीक है, और आपने जब उसको मार्केट में सेल किया तो आपको सेलिंग करने के बाद, मतलब सेलिंग प्राइस, या जब आपने उसको मार्केट में बेचा तो आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ, यानी जो रेवेन्यू जनरेट हुई, वो थी 10,000 रुपीज़. तो आपको बात समझ आ गई होगी कितना फ़ायदा हुआ? 3,000 का, 3,000 रुपीज़ का फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ. यानी यहाँ योर रेवेन्यू जनरेटेड इज definitely higher than your expenditure. So this condition is known as profit. आई होप आपको प्रॉफिट का मतलब समझ आ गया होगा. अब हम इस टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे. देखते हैं कि प्रॉफिट का बिजनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है या क्या रोल होता है. सबसे पहले इट एक्ट्स एज अ मोटिवेटर. मैं आप लोगों को पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ कि बिजनेस का करने का एम ही होता है जनरेशन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, बिजनेस शुरू ही किया जाता है प्रॉफिट कमाने के मोटिव से. तो प्रॉफिट अर्निंग इज द एक्चुअल एंड अल्टीमेट मोटिव ऑफ रनिंग अ बिजनेस. ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तभी तो बिजनेस आप करेंगे. अगर आपने जितनी लागत लगाई उतना ही पैसा मिला, प्रॉफिट आपके पास जनरेट नहीं हो रहा है, तो क्या आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? नहीं. किसी भी बिजनेस के सर्वाइवर के लिए प्रॉफिट निकालना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट इज रिवार्ड फॉर रिस्क. मान लीजिए जैसे हमने सोप का ही एग्जाम्पल लिया था, तो आपका जो सोप का काम है, मान लीजिए आपके सोप का नाम AB सोप है. अब आपका जो AB सोप है, पहले आपने उसकी एक कंपनी लगाई या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई और आपको फ़ायदा हुआ है ना. हमने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मान लीजिए आपको 3,000 रुपीज़ पर ईयर का फ़ायदा हुआ. अब आपने क्या किया? आपके पास दो ऑप्शन थे. पहला ये कि या तो आप 3,000 रुपीज़ की सेविंग कर लो, या आपका जो प्रॉफिट है उसकी आप सेविंग कर लो, या इस 3,000 रुपीज़ में और 3,000 रुपीज़ लगा के आप एक दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल लो. ठीक है, यानी यहाँ पर आपने क्या किया कि जो प्रॉफिट आपके पास आया उसको आपने सेविंग करने की जगह उसको आपने यूटिलाइज कर लिया और दूसरी जगह आपने क्या कर ली? एक और ब्रांच डाल ली. ठीक है, आपका एंटरप्राइज हो सकता है, आपकी कंपनी हो सकती है, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, आपकी दुकान हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं.
अब यहाँ पर रिस्क का क्या फैक्टर हो गया? देखिए, पहली बात तो रिस्क आपने क्या ली, कुछ पैसा अपने पास से लगाया, कुछ पैसा आपने कहीं से अरेंज किया। वो बैंक से हो सकता है, या हो सकता है कि आपने अपने किसी रिलेटिव से आपने मनी जो है क्रेडिट किया हो, लिया हो, ठीक है। तो किसी ना किसी वे में कुछ अमाउंट आपने अपने पास से लगाया, कुछ अमाउंट आपने अरेंजमेंट किया। तो पहला रिस्क तो क्या हो गया कि आपका खुद का जो प्रॉफिट है वो भी आप दाव पे लगा रहे हैं, प्लस किसी दूसरे का पैसा भी आप दाव पे लगा रहे हैं, है ना, यानी रिस्क लिए है आपने। सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ आपने जो सेकेंड ब्रांच ओपन की है, इसके साथ दो ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो ये ब्रांच सक्सेसफुल होगी या अनसक्सेसफुल होगी। अगर अनसक्सेसफुल होती है तो वो आपने जो रिस्क ली थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई, वेस्ट चली गई, आपको भारी लॉस हो गया। लेकिन अगर आपकी सेकेंड ब्रांच भी सक्सेसफुल हो गई, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, मार्केट में उसकी डिमांड अच्छी है, तो क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। अब आप एक ब्रांच से 3000 रुपीज़ कमा रहे थे, हो सकता है दूसरी ब्रांच से आप 6000 रुपीज़ कमाएं, यानी ये प्रॉफिट की बात कर रही हूँ। तो अब क्या हो गया, आपको 9000 रुपीज़ का प्रॉफिट आने लग गया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा रिस्क बिजनेस में ली जाती है, अगर आपका बिजनेस का जो आइडिया है या जिस तरीके से स्ट्रैटेजी जो आपने अपने बिजनेस को डेवलप करने में लगाई है, अगर वो सक्सेसफुल हो गई, तो आपने जो रिस्क ली है उसके बदले में आपको प्रॉफिट के तौर पर रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट इज टू फेस अनफोर्सिन कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज का मतलब गाइज होता है अचानक से जैसे जो खर्चे आ जाते हैं। मान लीजिए अचानक से घर में शादी आ गई, या अचानक से कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो अचानक आने वाले खर्चों को ही हम अनफोर्सिन कंटीजेंसीज जो है बोलते हैं, ठीक है। देखिए, आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपके पास में हमेशा एक फंड होना ज़रूरी है। मान लीजिए गॉड फॉरबिट आपकी शॉप में आग लग जाती है, या अचानक से रॉ मटेरियल जो है ख़राब हो जाता है, या अचानक से आपको कहीं टैक्स पे करना पड़ जाता है, कोई पेनल्टी लग जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में आपके पास फ़ंड का अरेंजमेंट ज़रूरी है। अब ये फ़ंड कहाँ से आएगा? आप मार्केट से किसी भी टाइम फ़ंड नहीं अरेंज कर सकते। यू नीड योर पर्सनल सेविंग्स फॉर दैट। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो है वो सेविंग करके रखते हैं, मंथ के एंड में जो पैसा बचता है उसकी सेविंग करके रखते हैं। क्यों? ताकि फ्यूचर में कभी अचानक से ज़रूरत पड़ जाए तो दे कैन यूज़ दैट फंड। ठीक इसी तरीके से एक बिजनेसमैन जो प्रॉफिट कमाता है, उसी प्रॉफिट को वो अपने पास फंड के रूप में सिक्योर करके रखता है, ताकि भविष्य में कभी कोई अनफोर्सिंग कंटीजेंसीज आए तो वो अपने होने वाले सडन एक्सपेंडिचर को मीट कर सके, अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ऑब्वियस सी चीज़ है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि आपके पास अगर प्रॉफिट आता है, ठीक है, आपने बिजनेस ही क्यों चालू किया, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। अब आपके पास प्रॉफिट आया तो आपने क्या किया, एक्सपेंशन किया। एक से आपने 2 ब्रांच खोल ली, 2 से आपने 3 ब्रांच खोल ली। धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपकी ब्रांचेस का एक्सपेंशन हो रहा है, और आपकी ब्रांचेस का एक्सपेंशन हो रहा है मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, आपकी ब्रांड जो है वो ग्रोथ कर रही है, आप ग्रोथ कर रहे हैं। एक ब्रांच से आपको 3000 का प्रॉफिट मिलता था, दूसरी ब्रांच मिला के 6 का मिलने लग गया, तीसरी ब्रांच का मिला के 9 का मिलने लग गया। तो आपकी क्या हो रही है, आपकी एंटरप्राइज का एक्सपेंशन हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन हो रहा है, और आपके पर्सनल, फाइनेंशियल और सोशल जो है आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है हो रही है। अब जैसे जैसे आपकी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे मार्केट में आपका नाम बड़ा होता जाएगा, लोग आपकी ब्रांड पे ट्रस्ट करने लगेंगे, कंज्यूमर्स आपके ब्रांड पे, आपके प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट करने लगेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदेंगे। आपने अक्सर देखा होगा अपने पेरेंट्स को, खासकर अपनी मदर को, आप उनके साथ जब मार्केट जाते होंगे तो अक्सर वो किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे जाके शॉपिंग करना पसंद करते हैं। खासकर अगर हम ज्वेलर या कपड़ों की बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कि हर फैमिली का एक ज्वेलर होता है, वो मोस्टली प्रेफर करते हैं उसी ज्वेलर के पास जा करके ज्वेलरी परचेस करना। क्यों? क्योंकि मार्केट में या तो उनकी गुडविल अच्छी है, साथ ही साथ में वो जो सर्विस दे रहे हैं वो अच्छी है, प्लस उनका जो कंज्यूमर सेटअप है, कंज्यूमर जो है उनके वो काफ़ी लंबे हैं और पुराने हैं। तो बिज़नेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, आप ग्रोथ करेंगे, आपकी ब्रांचेस जो है एक्सपैंड होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानने लगेंगे और मार्केट में आपकी गुडविल बनेगी। फ्यूचर में अगर मान लीजिए किसी, जैसे हमने अनफोर्सिन कंटीजेंसीज की बात की, तो कभी किसी कंटीजेंसीज के लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, तो आपके ब्रांड के नेम के ऊपर आप मार्केट से एनी टाइम आप फाइनेंस का अरेंजमेंट, क्रेडिट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। भाई आपके पास में किसी साल 10,000 की एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको अर्न हो गया, ठीक है, यूजुअली आपको 5000 पर ईयर का प्रॉफिट आता है, किसी साल आपको 10,000 का आ गया, मतलब 5,000 का आपको प्रॉफिट में भी प्रॉफिट हो गया।
एडिशनल प्रॉफिट हो गया। तो आपने क्या किया, 5,000 रुपीज़ अपने पास में सिक्योर करके रख लिया एज अ लिक्विड फंड, और 5,000 रुपीज़ का आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, या आपने कोई मशीनरी खरीद ली, या आपने कोई फिक्स्ड कैपिटल खरीद लिया। आप सब जानते होंगे कि कैपिटल आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल्स होती हैं जो एक ही बार खरीदी जाती है या बहुत मतलब परमानेंट उनका नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरीज हो गई, लैंड हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल होते हैं। और वर्किंग कैपिटल मतलब जिनमें एक मूवमेंट जो है मतलब एक फ्लो जो है, सर्कुलर फ्लो जो है वो बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई प्लांट डाला, टेक्सटाइल की आपने कोई मिल डाली, तो वो मिल और उसमें लगने वाली मशीनरीज क्या होंगी, फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन उसमें जो कॉटन आएगी, जो रॉ मटेरियल आएगा, जो लेबर्स की सैलरी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, वो क्या होगी, वर्किंग कैपिटल। तो अब आप एक फिक्स्ड कैपिटल या कोई भी वर्किंग कैपिटल आप खरीद सकते हैं, अपने पास एसेट की बिल्डिंग कर सकते हैं। कब, जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, और वो पैसा जो है वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल बेनिफिट, एंड दिस फाइनेंशियल बेनिफिट इज नोन एज प्रॉफिट। तो आई होप कि कुछ बेसिक प्रॉफिट के फीचर्स या उसका जो रोल है आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा अब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को भी इंट्रोडक्शन उसको दिया गया है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप सब जानते हैं कि 18 से 19 सेंचुरी के बीच में इंग्लैंड से स्टार्ट होता है और पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है फैल जाता है। 19 सेंचुरी के एंड आते आते पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ा, आप देखते हैं, एक रिजल्ट है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिला। पहले बात करते हैं कि रिवॉल्यूशन क्या था या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था। तो मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि पहले के टाइम में जो इंडस्ट्रीज़ थी उनमें ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज़ होता था। पहले के टाइम की जो इंडस्ट्रीज़ थी उसमें प्रोडक्शन के लिए ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज़ होता था। अब ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स का जो चेंज हुआ है मॉडर्न टेक्निक्स में, ये जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं इनका जो चेंज हुआ है मॉडर्न टेक्निक्स में, इसको हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक प्रोसेस। रिवॉल्यूशन मतलब एक दिन में घटने वाली घटना नहीं होती, लंबे टाइम पीरियड में प्रोडक्शन के ट्रेडिशनल टेक्निक्स से चेंज किस में हुआ, मॉडर्न टेक्निक्स में चेंज हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया, ठीक है। इसमें बड़ी बड़ी मशीनरीज वगैरह का, आयरन बेस्ड मशीनरीज का जो है यूज़ हुआ, ये सब आप उसके फीचर्स जानते हैं। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसके कंट्रीब्यूशंस क्या थे। सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग। आज आप जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं ये सब इंजीनियर्स बनाते हैं, लेकिन पहले जब हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज़ करते थे तो कम एरिया में, कम रॉ मटेरियल के साथ, हैंड्स के थ्रू या मैनुअल लेबर के थ्रू प्रोडक्शन होता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, बड़ी बड़ी मशीन्स बनी, उन मशीन्स को इंस्टॉल करने के लिए बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, बड़ी बड़ी आप देखते हैं आज की तारीख में कितनी बड़ी बड़ी असेंबलिंग मशीन्स होती हैं। तो इन सब का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई, ठीक है, डिज़ाइनिंग होने लग गई, यानी कि इंजीनियरिंग जो है वो एडवांस लेवल पे डेवलप होने लग गई। नेक्स्ट इज रिवॉल्यूशन इन आयरन मेकिंग। 90% बेस जो हमारी इंडस्ट्रीज़ का है या किसी बिजनेस का है, या इवन घर में हम एक छोटे से नाइफ को भी यूज़ करें तो उसमें आयरन का या स्टील का या किसी न किसी मेटल का यूज़ होता है। बेसिकली आयरन जो है, आयरन एंड स्टील, ये बेसिक मेटल्स हैं जिनके बिना हमारा रोज़मर्रा का काम नहीं चल सकता। तो ये जो आयरन का काम है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा आयरन जो है हार्डेस्ट मटेरियल मेटल है, तो सबसे ज़्यादा जो वर्क है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होने लग गई। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग वर्क्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आयरन एंड स्टील की, एल्यूमिनियम की इनकी रिक्वायरमेंट होती थी और काफ़ी बड़े पैमाने पर होती थी। तो आयरन मेकिंग का काम जो है वो बढ़ने लग गया। थर्ड इज़ यूज़ ऑफ पावर ड्रिवन मशीन। पावर ड्रिवन मशीन्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो मशीन है जिनको हम पावर लूम्स बोलते हैं। जैसे आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में दो जो है इंडस्ट्रीज़ ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की, एक थी आयरन एंड स्टील और दूसरी थी टेक्सटाइल। तो ये जो टेक्सटाइल है पहले लोग हाथों से बनाया करते थे, ठीक है, हाथों से वो जो वुडन इक्विपमेंट्स होते हैं कॉटेज लेवल पे, उनसे जो है वो
टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन होता था। लेकिन आज आप जाके देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी मीलों लंबी जो है आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी, और उसमें पावर लूम मशीनरी आपको मिलेगी, यानी कि पावर से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, और बहुत ही स्पीड में ये 1 मिनट में हज़ारों लाखों कपड़े जो हैं वो प्रोडक्शन उनका कर सकती हैं। तो इससे क्या होने लग गया कि जब किसी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, आप सब जानते हैं कि जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम लेवल पे होता है, जब किसी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन पावर ड्रिवन मशीन से क्या होने लग गया, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनने लग गए, यानी कि उनकी जो क्वांटिटी थी वो ग्रो होने लग गई। उससे क्या हो गया, उनके प्राइसेस जो हैं वो चीपर होने लग गए। साथ ही साथ में अलग अलग वेराइटीज़ की चीज़ें बनने लग गई, तो कंज्यूमर्स के लिए भी चॉइस जो है वो मार्केट में अरेंज हुई। अब ये जो भी आज की तारीख में हम जिन भी चीज़ों में, चाहे हमारे घर ले लीजिए, हम जो कपड़े पहनते हैं, डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं अलग अलग कलरफुल चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। डाई जो है आप देखेंगे, टेक्सटाइल बने तो डाई की जो है इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई। केमिकल, जो कि आज की तारीख में बहुत सी चीज़ों में केमिकल का यूज़ होता है, ठीक है, तो इन केमिकल्स से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ थी वो एनहांस होती हैं। अब आप सब जानते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में आज भी लोहे को पिघलाने के लिए कोल जो है वो बेसिक एक फ्यूल के तौर पर जो है यूज़ किया जाता है। तो जैसे जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ ग्रो होने लगी, वैसे वैसे कोल माइनिंग भी बढ़ने लग गई, क्योंकि कोल का यूज़ करके, उसको एज अ फ्यूल यूज़ करके ही जो आयरन है, हम देखते हैं ना पिग आयरन, रॉट आयरन, तो पिग आयरन में जो है को आयरन ओर को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, उसको पिघला के पूरा वो एक अलग प्रोसेस होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में होने लग गया, ये कोल आप देख रहे हैं, आयरन एंड स्टील को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, ठीक है, मार्केट तक सामान को पहुंचाना है, तो क्या हो गया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी डेवलप होने लग गए, ठीक है। इसका हम क्यों पढ़ रहे हैं, इट्स जस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मेन बात क्या है कि बहुत से बुक्स में आपको ये टॉपिक जो है मिलेगा, तो हमने एक ओवरव्यू इसका देख लिया। अब हम आगे चलते हैं हमारे बेसिक टॉपिक पे जो हम लोग कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब यहाँ से हमारा चैप्टर जो है रोल ऑफ प्रॉफिट से स्टार्ट हो चुका है ना। हम लोग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हैं, बिजनेस क्या है हम देख चुके हैं, बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा वाइफरकेट कर दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइज के बेस्ड पे कितनी टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। छोटी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, छोटी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लार्ज बिजनेस एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, पहली है स्मॉल स्केल यूनिट्स, यानी कि वो बिजनेस एक्टिविटीज़ जिसमें 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। ऑल दोज एक्टिविटीज़ और ऑल दोज यूनिट्स वेयर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन ₹1 करोड़, दोज टाइप ऑफ यूनिट्स आर नोन एज स्मॉल स्केल यूनिट्स और स्मॉल स्केल बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक। 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो स्मॉल स्केल बिजनेस एक्टिविटी हो गई। लार्ज स्केल यानी कि ठीक उसका उल्टा, 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जिस भी इंडस्ट्री में लग रहा है, सॉरी जिस भी एक्टिविटी में लग रहा है, वो लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। ये किसके बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पे, ठीक है। अपना किसके कंट्रोल में जो बिजनेस एक्टिविटी है वो किसके कंट्रोल में है, कंट्रोल यानी कि किसके अंडर में है, उसे हम ओनरशिप बोलेंगे। पहली होती है पब्लिक सेक्टर यूनिट, वो सभी यूनिट्स जो कि गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं, गवर्न किए जाते हैं, वो सभी यूनिट्स जो होते हैं वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं। जैसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हो गई, ठीक है, तो ये जो भी आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब किसके अंडर में आते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर में आते हैं। पब्लिक का मतलब ही है गवर्नमेंट, ठीक है। सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स मतलब वो यूनिट्स या वो बिजनेस एक्टिविटीज़ जिसको इंडिविजुअल लोग रन करते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो रन करते हैं, या कोई फैमिली जो है वो रन करती है, यानी प्राइवेट लेवल पे, जहाँ गवर्नमेंट का कहीं कोई हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट का किसी भी तरीके की इंडल्जेंस जो है वो नहीं होती, ऐसे यूनिट्स को हम प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए कोई बिजनेस फर्म हो गई, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, जॉइंट हिंदू फैमिली हो गई, ये सब किसका एग्जाम्पल है, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स का। आज का लास्ट टॉपिक जो हम है वो एक ओवरव्यू हम देखेंगे
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस। नाउ यहाँ से आपको पार्ट 3 जो है, हम लोग अगला पूरा पार्ट 3 जो है हम लोग इसी टॉपिक पे कवर करेंगे, बेस्ड ऑन फंक्शंस की कौन सी बिजनेस एक्टिविटी में क्या काम किया जाता है, उस बेस पे बिजनेस एक्टिविटीज को यूजुअली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड इज कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स में ही और 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन होता है, एक है ट्रेड एंड एक है ऑक्सिलरीज। तो बेसिकली मैं एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, देखिए इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में मैन्युफैक्चर किया जाता है। Okay, industry is a kind of business activity where a raw material is processed and manufactured in finished goods it is known as industry। ठीक है, और कॉमर्स में क्या होगा, ये जो फिनिश्ड गुड्स जो है इनकी सेलिंग या बाइंग या एक्सचेंज, ठीक है, द प्लेस या द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज वेयर द सेलिंग और परचेजिंग or exchange of these finished goods or services takes place is known as commerce। अब कॉमर्स में भी 2 टाइप होते हैं, एक ट्रेड होता है जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, और एक ऑक्सिलरीज होती है। ऑक्सिलरीज मतलब वो सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो ट्रेड को, कॉमर्स को या इंडस्ट्रीज़ को हेल्प देती हैं। ठीक है, उनके पीछे बेसिक इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनको जो भी रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, वो सब जो हेल्प प्रोवाइड करवाती हैं, वो सब होती हैं ऑक्सिलरीज। तो ये जो पूरा टॉपिक है किड्स, अब ये नेक्स्ट सैटरडे की जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पूरा पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज, इसके ऊपर हम पूरा वीडियो बनाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद एक वीडियो में और ये चैप्टर, टोटल 4 वीडियोस की सीरीज में मैं कोशिश करूँगी इस चैप्टर को फिनिश कराने की। तो आई होप कि आज का टॉपिक जो है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सैटरडे पे मिलते हैं और आगे हम लोग इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स को समझने की कोशिश करते हैं। टिल देन, गुड डे।